मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, कल का अपना टॉपिक था वो था कौन सा था? ये था वायु प्रदूषण। कल का जो टॉपिक था कौन सा था? वायु प्रदूषण। आज अपना उसी में प्रदूषण का जो सेकंड टॉपिक है वो आ रहा है कौन सा? जल प्रदूषण। आज का स्टार्ट होगा अपना टॉपिक जल प्रदूषण। तो उससे पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशन लाइंस बता देना चाहती हूँ कि लश्कर कितने भी क्यों ना हो, जिंदगी में लश्कर कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे। मुसीबतें ज़िंदगी में कितनी भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। क्या दौड़ता है? हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर मेरे YouTube चैनल पर आने के लिए एंड YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार कोविड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि कोविड की वजह से निरंतर जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से जो अपने देश और विश्व को है विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, सेफ्टी रखें अपनी और अपने परिवार की और इस विश्व विरासत को बचाने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वही है अपना पर्यावरण भूगोल, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का पार्ट सेकंड है। ये पहला था वो भी प्रदूषण का था, सेकंड पार्ट भी प्रदूषण का है। तो आज कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रदूषण होते हैं। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण किन कारणों से होता है, क्या होता है और इससे कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, तो वो आज अपन देखते हैं। अब जो जल प्रदूषण की है वो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इन्होंने क्या बताया है जल प्रदूषण के बारे में, तो और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसमें कहा गया है, WHO के द्वारा इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक अथवा अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछनीय या अवांछित भारी पदार्थों के कारण जल दूषित हो जाते हैं। यानी जो अवांछित, जो काम नहीं आने वाले पदार्थ हैं और अन्य स्रोत, यानी बहुत से ऐसे स्रोत हैं जो काम में नहीं आ रहे, उनके कारण जल प्रदूषित हो जाता है तथा वह विषाक्त एक सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए हानिकारक हो जाता है। जब जल में O2 की मात्रा कम हो जाती है तो वह जीवों के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। यह तथा संक्रामक रोगों के फैलने में सहायक होता है और जल प्रदूषण की वजह से अनेक संक्रामक रोग हो जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से रोग होते हैं, क्या होते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जल प्रदूषण क्या है? प्राकृतिक अथवा अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछनीय भारी पदार्थों के कारण जल दूषित हो जाता है तथा वह विषाक्त एक सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए हानिकारक हो जाता है तथा संक्रमण या संक्रामक रोगों के फैलने में सहायक होता है। ये कहा है WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जल प्रदूषण का परिभाषा एक तरह से इन्होंने बताई है। सो फ्रेंड्स, मैराथन क्लासेस का YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे जो वीडियोस हैं उनकी PDF आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे जाके टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से PDF आप ले सकते हैं। और फेसबुक अकाउंट से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ जाके फेसबुक अकाउंट से आप जुड़ सकते हैं। अब जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं और इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो जल प्रदूषण के स्रोत हैं दो, इनको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव जनित, जो कि अपने वायु प्रदूषण में देखा था। एक तो प्राकृतिक प्राइमरी और एक सेकेंडरी यानी मानव जनित है। प्राकृतिक में क्या था कि जिसमें प्रकृति के द्वारा वायु प्रदूषण होता है और मानव जनित जिसमें मानव के हस्तक्षेप से वायु प्रदूषण होता है। यही पढ़ा था अपन ने कल, ठीक है। तो इसमें देखते हैं दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत, एक मानव स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में कौन से हैं? मृदा अपरदन आ गई, भूस्खलन आ गया, ज्वालामुखी उद्गार आ गया, पौधे एवं जीव जंतु का विखंडन प्रमुख है। नदभार के कारण नदियों का जल गदला दिखाई देता है। नदभार क्या होता है कि जो कूड़ा करकट मिट्टी के कारण जो नदियों का जल है वो अपने को धुंधला या गदला गदला दिखाई देता है। तो इनमें कोई मानव हस्तक्षेप नहीं है। मृदा अपरदन हवा से होता है, जल से होता है, तो उसमें जल दूषित होगा। भूस्खलन पहाड़ों का खिसकना,
तो अगर पहाड़ किसी नदी या फिर किसी झील में धंस जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वहाँ का पानी खराब हो जाता है। ज्वालामुखी उद्गार, अगर समुद्र में ज्वालामुखी उद्गार होता है तो पूरा जो समुद्र है वो आसपास का क्षेत्र उसका सारा खराब हो जाता है। ठीक है। पौधे एवं जीव जंतुओं का विखंडन, अगर पौधे और जीव जंतुओं को, मरे हुए जीव जंतुओं को या खराब पेड़ पौधों को अपन जल में डालते हैं तो वहाँ का जल भी खराब हो जाता है। दूसरा है मानव स्रोत में औद्योगिक, नगरीकरण, कृषि तथा सामाजिक स्रोत इसमें आ गए। औद्योगिक, उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा करकट जल में डाल देते हैं। नगरीकरण, नगरियों से और कृषि के द्वारा जो खराब मटेरियल होता है वो अपन जल में डाल देते हैं। या फिर जल के जो भूमि में है अत्यधिक रासायनिकों प्रयोग करने से जो वहाँ का जल है वो खराब हो जाता है। सामाजिक स्रोत इसमें आते हैं। मुख्य प्रदूषक कौन कौन से हैं? तो जल प्रदूषण के मुख्य प्रदूषक हैं क्लोरीन, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फेट आदि हैं। यानी मुख्य प्रदूषक कौन कौन से हैं? क्लोरीन, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट, सोडियम, मैग्नीशियम और फास्फेट, ये जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। इन्हें औद्योगिक इकाइयों से नदियों, झीलों, तालाबों आदि में बहा दिया जाता है जिससे जल का प्रदूषण होता है। यानी वो जो औद्योगिक होते हैं, यानी जो फैक्ट्रीज होते हैं, है ना, फैक्ट्रीज में क्या होता है, इनका उत्पन्न होता है, यानी ये विभिन्न जो स्रोत होते हैं ये उत्पन्न होते हैं और फिर इनको जल में डाल दिया जाता है। यानी जो नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गई, है ना, तो उनमें डाल दिया जाता है तो वहाँ का जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है, जिससे वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु और पारिस्थितिक को बहुत ज़्यादा गहरा नुकसान पहुँचता है। विश्व की लगभग सभी नदियाँ उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों तथा नगर के मल मूत्र से प्रदूषित हैं। विश्व की जो विभिन्न नदियाँ हैं वो जो नगरीकरण का जो अपशिष्ट पदार्थ है उससे प्रदूषित हो रही है। भारत में लगभग 70% नदी प्रवाहित जल प्रदूषित हो चुका है। भारत का 70% जो प्रवाहित जल है, जो बहता हुआ जल है ना, वो प्रदूषित हो चुका है। प्रवाहित जल, आपको एक शब्द पे ध्यान देना है, कौन सा शब्द क्या बोलना चाहता है। एक तो अपन देखते हैं 70% जल प्रवाहित, जो प्रवाहित यानी बहता हुआ जल है वो प्रदूषित हो चुका है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भारत का कितना % जल प्रदूषित है, तो इसमें प्रवाहित जल अपने को नहीं पूछ रहा, टोटल अपने को जल पूछ रहा है ना। एक क्वेश्चन अपने से ये पूछ लेता है कि भारत में कितना प्रतिशत प्रवाहित जल प्रदूषित है, तो वो उसमें आएगा 70% जल, है ना। अब आ रहा है गंगा के किनारे पर रासायनिक वस्त्र, चर्म शोधन, लुगदी, कागज, पेट्रो रसायन, उर्वर एवं भारी उद्योग बड़ी संख्या में स्थापित किए हैं। यानी ये जो केमिकल्स के ये जो उद्योग हैं या फिर जो वस्त्र के उद्योग है, चर्म के उद्योग हैं, ये अधिकतर नदियों के पास जो हैं स्थापित किए जाते हैं क्योंकि उनके पास जलापूर्ति और अपशिष्ट को बहाने के लिए उसमें जगह मिलती है। ये सभी उद्योग भारी मात्रा में गंदा जल तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ गंगा के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से बहा देते हैं। यानी जो गंगा में जो सर्वाधिक जो प्रदूषण होता है वो औद्योगिक इकाइयों से। वो क्या करते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है या फिर अपशिष्ट जो जल होता है, खराब जल होता है, उसको उसमें बहा देते हैं। इसीलिए गंगा नदी को बचाने के लिए या गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे नाम से एक योजना चली थी, जिसमें गंगा नदी को साफ करने के लिए या फिर नदियों को साफ करने के लिए उसमें कदम उठाए गए थे। भारत में उद्योगों ने सबसे अधिक प्रदूषण दामोदर नदी का किया है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन सी नदी का हुआ है? उद्योग की वजह से दामोदर नदी का। सबसे पहले तो दामोदर नदी को बाढ़ के कारण केवल बंगाल का शोक कहा जाता था।
यानी सबसे पहले जो पहले था वो बंगाल का शोक, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दामोदर नदी को। किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को। लेकिन अपने से ये पूछ लिया जाए कि भारत में उद्योगों द्वारा सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी है वो कौन सी है, वो भी दामोदर नदी ही है। फिर आ रहा है परंतु, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, लेकिन परंतु अभी तो यह नदी अत्यधिक प्रदूषण के कारण बंगाल तथा झारखंड दोनों ही राज्यों का शोक बन गई है। लेकिन अभी फिलहाल में अपन देखते जाएंगे कि पहले बाढ़ के कारण उसको बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन अभी औद्योगिक प्रदूषण की वजह से, उद्योगों द्वारा अपशिष्ट डालने की वजह से यह बंगाल और बंगाल के साथ झारखंड जो अपने उत्तरी पूर्वी राज्यों के साथ मिलते हुए हैं, सिक्किम की सीमा उनके साथ मिलती है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि उत्तरी राज्य हैं जो नेपाल को, इधर नेपाल की सीमा के आसपास हैं। मैं आपको एक बार मैप में बता देती हूँ। जैसे ये, सॉरी एक सेकेंड, ये ऐसे कुछ अपना मैप होता है, तो यहाँ पे बंगाल और झारखंड का स्थान आता है। तो ये नेपाल का आसपास का क्षेत्र आ गया, ये बंगाल और झारखंड। तो इसको बंगाल और झारखंड का शोक कहा जाता है। किसके कारण, प्रदूषण के कारण। इस नदी के किनारे पर अनेक कोयला खाने, कोयला साफ करने के केंद्र, ताप विद्युत संयंत्र, कोक भट्टियां, मदन निर्माणशालाएं और रसायन उद्योग तथा लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यानी दामोदर नदी के किनारे आसपास के क्षेत्र में अत्यधिक कोयला खाने हैं, कोयला साफ करने के केंद्र हैं, विद्युत संयंत्र केंद्र हैं, कोक भट्टियां हैं, लोहा इस्पात संयंत्र आदि उत्पन्न या फिर आदि स्थापित किए गए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषणकारी उद्योगों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषणकारी उद्योग कौन कौन से हैं, तो वो अपन देखते हैं। यानी जिनसे सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है वो कौन कौन से उद्योग हैं। कागज़ तथा लुगदी उद्योग, इससे सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। वस्त्र उद्योग से भी सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। भोजन प्रक्रमण उद्योग, रासायनिक उद्योग, धातु उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, और फिर इसमें आ जाते हैं अन्य उद्योग। यानी जो ये उद्योग हैं इनकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। कागज़ लुगदी बनाने के लिए जल में कुछ अपशिष्ट पदार्थ है वो डाल देते हैं, जल प्रदूषण हो जाता है। या फिर अपन देखते हैं कि कागज़ लुगदी बनाने के लिए पहले उसको जल में गलाया जाता है ना, तो वो अगर ठीक से नहीं गलता है फिर उसको निकाल लेते हैं और जो खराब जल है उसको वह फेंक देते हैं। वस्त्र उद्योग की वस्त्रों की रंगाई के लिए, छपाई के लिए तो जल का उपयोग किया जाता है। लेकिन फिर बाद में उसकी रंगाई वगैरह कर आके और फिर उसको साफ पानी से एक बार धो दिया जाता है या फिर मशीनों से निकाल दिया जाता है। भोजन प्रक्रमण उद्योग, रासायनिक उद्योग, धातु उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। औद्योगिकरण के साथ साथ नगरीकरण से जल का बड़े पैमाने पर प्रदूषण हुआ है। किसका सबसे ज़्यादा प्रदूषण हुआ है, नगरीकरण से। किसकी वजह से, नगरीकरण से सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण हुआ है। एक नगरवासी प्रतिदिन 135 लीटर जल का उपयोग करता है तथा इसका 70 से 80% नालियों में गंदे जल के रूप में बहाकर नदियों, झीलों, तालाबों आदि में प्रवेश करता है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति है या फिर एक नगर में रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो प्रतिदिन कितना, 135 लीटर, जिसमें उसका खाना भी आ गया, नहाना भी आ गया, उसके सारे क्रियाकलाप आ गए, तो उसमें 135 लीटर जल का उपयोग करता है, जिसमें से 70 से 80% तो गंदी नालियों से होकर वापस नदी, झील, तालाब आदि में चला जाता है। इसे दूषित जल कहते हैं। जो खराब जल होता है उसको दूषित जल कहते हैं, सभी को पता है। इसमें कागज़, प्लास्टिक, डिटर्जेंट तथा अन्य प्रदूषक पदार्थ शामिल होते हैं। कागज़ भी होते हैं, प्लास्टिक भी होते हैं, डिटर्जेंट भी होते हैं, आदि जो प्रदूषक होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और यह नगर पालिका मल जल या सीवेज कहलाता है। यानी जिसमें सबसे ज़्यादा गंदगी होती है वो नगर पालिका मल जल सीवेज कहलाता है। यानी जो जिसकी साफ सफाई का कार्य किसका होता है, नगर पालिका का होता है।
नगर का क्षेत्र जिसमें आता है। गंगा नदी के किनारे पर बसे 25 बड़े नगर 134 करोड़ लीटर मल जल प्रतिदिन पैदा करते हैं। अब इसमें कहा है गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी एमपी से यूपी से होती हुई फिर इधर से जाके बांग्लादेश में प्रवेश करके और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो गंगा नदी का आसपास का जो क्षेत्र है ना, किनारे पर जो क्षेत्र है वो उसमें 25 बड़े नगर हैं, 25 बड़े नगर हैं जिनमें 134 करोड़ लीटर मल और जल का प्रतिदिन वो होता है, निष्कासन होता है, जिसका अधिकांशतः भाग शोधन के बिना ही नदी में डाल दिया जाता है। अब कई जगह तो ये रूल्स हैं कि जहाँ पर बिना शोधन यानी जिसमें से अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर दिया जाता है और पानी को वापस नदी में छोड़ दिया जाता है, लेकिन कई जगह ऐसा है कि जहाँ पर बिना शोधन के ही उसको डायरेक्ट नदी, तालाब और झीलों में बहा दिया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी, जिसमें भारत के लगभग 47% जनसंख्या निवास करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा यानी 47% जनसंख्या सिर्फ एक गंगा नदी बेसिन में निवास करती है। एक अनुमान के अनुसार गंगा में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख किलोग्राम प्रदूषित पदार्थों का विसर्जित किया जाता है। एक अनुमान लगाया है कि 20 लाख किलोग्राम का इसमें सर्वाधिक यानी 20 लाख किलोग्राम अपन किसको बोल सकते हैं, उसका डेली इसमें निष्कासन होता है। तो आप सोच सकते हो कि गंगा नदी कितनी प्रदूषित है, जबकि हम गंगा नदी को पूजते हैं, गंगा नदी के पानी को पूजते हैं। तो आप अगर आज यही रूल्स करते जाएंगे, नदियों को खराब करना, पानी को खराब करना, तो आने वाली पीढ़ियां क्या कर पाएंगी भाई। गंगा की भांति यमुना के जल को भी दिल्ली सहित हरियाणा, यूपी और के कई नगर प्रदूषित कर रहे हैं। यमुना नदी जो गंगा नदी की सहायक नदी है, उसको भी दिल्ली और हरियाणा और यूपी के कई ऐसे नगर हैं जो प्रदूषित कर रहे हैं। यमुना की सबसे अधिक प्रदूषण दिल्ली द्वारा होता है। यमुना का सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। दिल्ली में यमुना का केवल 2% भाग ही स्थित है, जबकि यमुना का कितना प्रतिशत भाग? 2% भाग स्थित है। उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ होता है? दिल्ली से ही किया जाता है, जबकि यह महानगर यमुना के 3/4 प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। ये लो 2% भाग केवल है। अभी आप देखें 100 का 2% भाग यहाँ पे स्थित है, 100 में से 2% भाग यहाँ पे स्थित है, जिसमें से 3/4 यानी चौथे हिस्से का 4 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा तो सिर्फ दिल्ली ही इसको प्रदूषित कर रही है। अफसोस की बात है। दिल्ली के बाद यमुना का प्रदूषण करने वाला नगर वृंदावन मथुरा है, जो कहाँ पर है? यूपी में। आगरा पहुंचने पर यमुना में मल जल की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती। आगरा तक पहुंचने तक तो इसमें पानी पीने योग्य भी नहीं रहता है। दिल्ली और आगरा के बीच यमुना नदी में शैवाल तथा फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि समस्त हरा जल दिखाई देता है। यानी शैवाल एक तरह से जो जल को साफ करने का भी कार्य करता है। तो शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि आसपास का जो नदी क्षेत्र है वो सब कुछ हरा दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से भारत की अन्य नदियों में भी नगरीकरण के कारण जल का प्रदूषण असहनीय सीमा तक पहुंच गया है। भूमि जल का अधिकांश प्रदूषण कृषि से होता है। भूमिगत जल का अधिकांश जो कहाँ से होता है? भूमिगत जल प्रदूषण आ गया इसमें। तो भूमिगत जल का जो अब वो हो गया प्रवाहित जल। ये कौन सा था अपना? प्रवाहित जल, यानी जो बहता हुआ, प्रवाहित जल, बहता हुआ जल। लेकिन अब दूसरा अपना रहा है भूमिगत जल, कि जो भूमि के ऊपर नहीं है, भूमि के अंदरूनी भाग में है। उसका पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, ये अपन देखते हैं अब।
ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। तो भूमिगत जल का अधिकांश प्रदूषण कहाँ होता है? कृषि से होता है। क्यों? क्योंकि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों और कीटनाशक रसायनों का उसमें प्रयोग किया जाता है, जो पानी के साथ रिस के अंदर चले जाते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में हरित क्रांति के बाद इन रसायनों के प्रयोग में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। हरित क्रांति आई थी 1966 से 67, जिसमें कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें कार्य किया गया था। उसके पहले आई थी 1954 में श्वेत क्रांति, जिसमें दूध उत्पादन के लिए जोर उसमें दिया गया था। तो हरित क्रांति के कारण उपज बढ़ाने के लिए रसायनों का प्रयोग तीव्र गति से होने लगा है। खेतों में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों के कुछ भाग धरातलीय प्रवाह द्वारा नदियों, तालाबों तथा झीलों के में तथा कुछ निष्कालन द्वारा भूमिगत जल में प्रवेश कर जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। रसायन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रवाहित जल प्लस भूमिगत जल दोनों को प्रदूषित कर रहा है। यानी बहकर कुछ भाग चला जाता है जल में तो वो प्रवाहित जल को प्रदूषित कर रहा है, और कुछ रिस कर भूमि के अंदर जो भाग चला जाता है रसायनों का, वो करता है भूमिगत जल को प्रदूषित है। नाइट्रोजन और फास्फोरस में क्रमशः शैवाल तथा जलीय पौधे पैदा होते हैं, जिनमें से मानव तथा पशु समान रूप से प्रभावित होते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय कच्चे सेप्टिक टैंकों आदि से भूमिगत जल का प्रदूषण होता है, जो नगर तथा औद्योगिक इकाइयों किसी नदी के तट पर स्थित नहीं होती। वहां से नगर एवं औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ तथा दूषित जल को किसी निम्न भागों में या गड्ढों में फेंक दिया जाता है। जो ग्रामीण कचरा होता है या फिर शहरी कचरा होता है, जैसे ये कोई गांव का हिस्सा है, ये इसका बाहर का हिस्सा है जिसमें गड्ढे हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें डाल दिया जाता है, जहाँ पर अनेक बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस जल में मिले हुए हानिकारक रसायन पदार्थ रिसकर भूमि के नीचे चले जाते हैं और भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। ये जो भूमिगत जल है उसको प्रदूषित कैसे करते हैं? ये कोई तालाब भरा है, इसमें कीटनाशक जो दवाइयाँ थी वो पानी के साथ बहकर इसमें आकर जमा हो गई। धीरे धीरे इसमें से पानी भरा रहेगा, भरा इसमें थोड़े दिन बाद इसमें पानी धीरे धीरे भूमि के अंदर रिसकर चला जाता है और भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। अब है अपना भूमिगत जल प्रदूषण का क्या है आगे। भूमिगत जल का प्रदूषण स्थलीय जल के प्रदूषण से कहीं अधिक हानिकारक होता है, क्योंकि जो प्रवाहित जल है उसको पीने के लिए कम काम में लिया जाता है, जबकि भूमिगत जल को अत्यधिक काम में लिया जाता है। क्योंकि प्रदूषित भूमिगत जल के शुद्धिकरण के लिए अभी तक कोई प्रौद्योगिकी विकसित भी नहीं हुई है। पहला तो यह है कि अपन ज़्यादातर स्थानीय जो लोग हैं वो ज़्यादातर पानी पीने के लिए भूमिगत जो जल है उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर भूमिगत जल में ये हानिकारक पदार्थ मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं तो अपन उसको शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए अभी कोई प्रौद्योगिकी विकसित नहीं हो पाई है। नेक्स्ट आ रहा है अपना, अब इसके प्रभाव, हानिकारक प्रभाव क्या है वो देखते हैं। मानव पर इफेक्ट ऑफ मैन, मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल प्रदूषण से पशुओं, जलीय जीवों तथा वनस्पति पर प्रभाव और अन्य प्रभाव देखते हैं। अब क्या प्रभाव पड़ता है तो इस पे ये है, मैंने बता दिया आपको पहले कि मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है। अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे डिप्थीरिया है ना, मलेरिया, ये कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। जलीय जीवों पर और वनस्पति पर कि वहाँ की पारिस्थितिकी जो क्षेत्र होता है वो उस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। वहाँ की जो जीव हैं वो नष्ट होने लगते हैं, पारिस्थितिकी है वो कमज़ोर होने लगता है और अन्य प्रभाव भी क्षेत्र पर पड़ता है। अब इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? नगरीय जल शोधन तथा उपयुक्त प्रयोग। नगरीय जल शोधन का उपयुक्त प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्योगों से निष्प्रत गंदे जल का शोधन करके ही नदियों और तालाबों में डाला जाना चाहिए। पेयजल की सफाई की जानी चाहिए। कृषि व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। अत्यधिक रासायनिक का प्रयोग न हो। धार्मिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन किया जाना चाहिए, जिसमें जल में बहाने वाले जो रीति रिवाज हैं, जिनमें मूर्ति होती हैं, शव होते हैं, फूल होते हैं आदि जो जल में बहा दिए जाते हैं, उनको कम करना चाहिए। यानी उस धार्मिक जो प्रवृत्तियां हैं उनको कम करना चाहिए। जल की सफाई की जानी चाहिए और जल का तर्क संगत इसमें उपयोग किया जाना चाहिए।
जनसाधारण को शिक्षित करना चाहिए और जल प्रदूषण संबंधी कानून बनाने चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए वीडियो के साथ या फिर एक नए टॉपिक्स के साथ। अभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें भूमिगत जो प्रदूषण है वो रह रहा है, भूमि प्रदूषण रह रहा है ना। तो ये आपका कंप्लीट होने के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें आप डी ग्रुप से लेके सिविल सर्विसेज तक की तैयारी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जुड़े रहिए मेरे मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ। और फिर एक बार मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, वीडियो को कंप्लीट देखे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री कृष्णा।